अच्छा चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बेटा साथ वाले की बुक पे चैप्टर नंबर 15 निकालें। कल तो हमारा पार्ट भी अखीर हुआ, लुट मचा दी हमने पढ़ पढ़ के। ओहो ऐसे ऐसे थ्योरी के सवाल हुए, बच्चों ने इतना एंजॉय किया। 2 पास पेपर्स के टाइम जो है उसके सवाल किए, अखीर कर दी हमने। तो हम तो खुद बाद में खुशी खुशी जा रहे थे। पेज 358 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, वो बाद में पूछ लेना, एंड पे पूछ लेना किसी दिन सेशन में, नोट करके रख लो। रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अच्छा जी, द एग्रीव्ड पर्सन और कमिश्नर अब हम केस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, और आप लोगों ने अब मुझे रोकना नहीं, ठीक है? और अगर ज्यादा मसला हुआ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों पे केस हो रहा है कि क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी भाई, आप जरा देखिएगा, इधर देखें। अगर टैक्स पेयर, अभी इधर देखो, अगर टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो हाई कोर्ट चला जाए, या एटीआईआर के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो हाई कोर्ट, क्योंकि यहां 20 मिलियन से कम के केसेस लेके गए थे, यहां 20 मिलियन से ऊपर के। अगर कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं है तो हाई कोर्ट चला जाए। अगर कमिश्नर एटीआईआर के फैसले से मुतमईन नहीं है तो हाई कोर्ट चला जाए। जाना तो है। सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मेंशन, इसको काट देना, उसको यहां से पीछे तक काटिएगा। द एग्रीड पर्सन और कमिश्नर, अगर ये परेशान है ये चला जाए, और अगर इसको कमिश्नर अपील या अपील ट्रिब्यूनल के फैसले पे एतराज है तो ये चला जाए। जो मर्जी चला जाए। कहां जाने, किधर लेके जा रहे हो मुझे? मे फाइल अ रेफरेंस इन हाई कोर्ट। लेकिन कितने दिनों में माय डियर? यहां भी 30 डेज में। लेकिन 30 डेज कहां से गिनने शुरू करने हैं? ये इसके पास जाएगा इसका फैसला आने के 30 दिनों में, या ये इसके पास जाएगा इसका फैसला आने के 30 दिनों में। डन। The agreed person or the commissioner may file a reference in High Court in 30 days of communication. उनका ऑर्डर या जिस दिन कम्युनिकेट हुआ, within 30 days of communication of order of appellate tribunal or commissioner appeal. It will be in the prescribed form. वो तो वो सारा वही है ना. It will be in the prescribed form with a statement of case, stating a question of law or mixed question of law and fact. Stating a question of law and mixed question of law and fact. क्वेश्चन ऑफ लॉ, माय डियर, क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। सैलरी 32,000 से ऊपर है, ग्रेटर देन 32,000 है, हाउ टू पे, ये कैसे पे करें? ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ, नहीं ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि हुज एग्रीकल्चर लैंड इज दिस, ये लैंड किसकी है जरा ये तो बताओ। ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ हुज एग्रीकल्चरल लैंड इज दिस। हाउ सैलरी पेड, हाउ सैलरी पेड। देखें, अभी नोट ना करें, कुछ सवाल हैं जो आपको लॉ से पता चलते हैं, कुछ होते हैं हकीकत। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल मिस्टर ए का है या मिस्टर बी का है, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है।
फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, वो टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ में उठा के देख लें तो टैक्सेबल है, कोई मसला नहीं। सैलरी सरासिफ को 1 लाख दी है या 2 लाख दी है, ये आपकी किताब से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अगर सैलरी दे दी है तो डिडक्शन अलाउ है, नहीं अलाउ, ये लॉ की किताब से पता चलेगा, लेट आने पे हाइब्रिड में उसमें भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फिर उसको अमोर्टाइज कैसे करना है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एसेट 1 करोड़ रुपए का खरीदा या 2 करोड़ रुपए का, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फिर उस पर डेप्शन रेट क्या लगाना है, ये क्वेश्चन ऑफ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हाई कोर्ट 2 किस्म के केसेस सुनेगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ वो भी सुन लेगा, या जिसमें मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हो वो भी सुन लेगा। इससे डिराइव हुआ हाई कोर्ट खाली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस नहीं सुनेगा। समझ आ गई बात? जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो केस हाई कोर्ट, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो केस सुनेगा। हाँ, दोगी ऐसे ऐसे कर रही हैं, वो केस सुनेगा। और जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों हैं वो केस भी सुनेगा। तो कौन से केस हाईकोर्ट नहीं सुनेगा? कहता है ये एग्रीकल्चर लैंड किसकी है, कि हुज एग्रीकल्चर लैंड है, ये मेरा मकाम तो नहीं है, एपलेट ट्रिब्यूनल ढूंढे। हाईकोर्ट का जज अब इतना वेल है कि सरासी को सैलरी 1 लाख पे हुई है, 2 लाख पे, हाँ पे हुई है, अलाउड है नॉट अलाउड है, ये हम आपको बता देते हैं। समझ आ गई बात? तो टेक्निकल बातें ये होती हैं, ये लॉ बताएगा। हाँ, किसी में दोनों मिक्स हैं तो वो भी बता देगा हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट ये वाले केसेस लेने से इनकार कर देगा। देखें कल आखिरी लाइन क्या लिखी हुई थी, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 133 द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन अपील शैल बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे इसका फैसला फाइनल होगा। अब इसी सफे पे वो वाली लाइनें भी लिख लें क्योंकि जगह खाली है, वो मैं अभी आपको नोट करवाता हूं। तो बता दें जी, खाली ऑन खाली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। खाली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है? जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों चल रहे हैं, फिर इसका फैसला फाइनल नहीं, फिर आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। तो बता दें अगर खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का सवाल है तो किसका फैसला फाइनल है? एपलेट ट्रिब्यूनल। द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन अपील शैल बी फाइनल ऑन खाली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लिख लिया आप लोगों ने? अब ये जो जगह खाली है यहां पे लिख लें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। हो गया जी? अच्छा, टैक्स पेयर या कमिश्नर को एतराज हो किसके फैसले के बारे में? कमिश्नर अपील या एपलेट। तो कमिश्नर या टैक्स पेयर कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में? 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर का लफ्ज बोलना है। अच्छा जी, एप्लीकेंट शैल ऑल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील विद इन 15 डेज ऑफ प्रेफरिंग एन अपील। मतलब बता दें यार, आप लोग हाथ खड़ा करें, मतलब बताएं। जो कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है वो आप हाई कोर्ट के जज को 15 दिन में पूरा रिकॉर्ड जाके दे दें कि यार उन्होंने ये हमारा केस सुना था, तो ये सारी फाइलें हैं, ये आप पढ़ लें, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा। पढ़ लें दोबारा। द एप्लीकेंट शैल ऑल्सो फाइल कंप्लीट डिटेल ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील विद इन 15 डेज ऑफ प्रेफरिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जमा कराने के 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है
वो उसको एप्लीकेशन कितने दिनों में देनी है, 30 दिनों में। रेफरेंस, इसको रेफरेंस कहते हैं, अपील नहीं कहते। रेफर कितने दिनों में केस करना है, 30 दिनों में। उसके बाद 15 दिनों में डिटेल दे दें, कौन किसको, एप्लीकेंट किसको देगा, हाई कोर्ट को। एप्लीकेंट शैल आल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड टू हाई कोर्ट ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील। Reference against order of commissioner appeal communicated after date shall lie before the high court। यार ये वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, इसको अभी देख लेते हैं। मेन बात चल रही होती है, ये बीच में आ जाता है। अच्छा जी, स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट। द एग्रीड पर्सन और कमिश्नर मे फाइल रेफरेंस टू हाई कोर्ट, इट विल बी इन द prescribed form along with a statement of case, along with a the above statement shall set out। इस स्टेटमेंट में क्या स्टेट करेंगे, नंबर 1 क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। डिटर्मिनेशन उन्होंने क्या होगी, क्या की होगी, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। यानी कोर्ट को बता देंगे उन्होंने कंफर्म किया, मॉडिफाई किया या एनल किया। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, फैसला। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल कमिश्नर अपील एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ विच अराइजेज आउट ऑफ इट्स ऑर्डर। और उसमें लिख के बताएं कि ये वाला क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसकी वजह से मैं आया हूं। तो बताएं जी, हाई कोर्ट को ग्राउंड्स ऑफ अपील देंगे या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ केस देंगे इंस्टेड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील। कितना अच्छा हो जाता है, साथ साथ लिखते रहते हैं, घर जाके फिर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ग्राउंड्स ऑफ अपील की बजाय यहां क्या दिया करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ। और यहां अपील की जगह कौन सा लफ्ज यूज हो रहा है, फाइल आ रेफरेंस। अच्छा जी, माय डियर बताएं ग्राउंड्स ऑफ अपील में क्या क्या लिखा होगा। नंबर 1 द फैक्ट, क्या हुआ, स्टेटमेंट उसका नाम है ग्राउंड्स ऑफ अपील का। द फैक्ट क्या हुआ, आगे बोले, द डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। बताएं पॉइंट 3 आगे पढ़ें आप लोग, कोई हाथ खड़ा करके बताए बस। हाँ जी, एक्सेलेंट, बता दिया एक बंदे ने। अगर कोर्ट को लगेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर कोर्ट केस सुनेगा, या अगर कोर्ट को लगेगा कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है तो कोर्ट केस सुनेगा, वरना केस। Where on an application the High Court is satisfied that a question of law is mixed question of law and fact arises, it may proceed to hear the case। आगे बताएं जी, पॉइंट 4 पढ़ के कोई। बस ठीक है, आगे काट दें, पता चल गया आपको, इसमें तो आसान था। अच्छा, हाई कोर्ट जो है ना, उसमें अकेला जज केस नहीं सुनता, एक बेंच बैठता है जजेस का। आपने अक्सर सुना होगा बेंच बैठ गया है, तो वो जो जिसमें शुगर लगाते हैं हम, बेंच बैठ गए, ये वो वाला बेंच नहीं है कि बेंच बंदों के बैठने के जैसे बेंच ही बैठ गया। बेंच होते हैं, 2-3 जज बैठेंगे। अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट शैल बी हर्ड बाय स्पेशल बेंच और बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये बेंच बनाया करेगा, कंप्राइजिंग एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ। कम से कम बेंच में कितनी टांगे होनी चाहिए, 2 टांगे, वरना तो बेंच ने गिर जाना है, 2 से भी गिर जाएगा। आगे बताएं यार, बताएं, पढ़ें पढ़ें आगे, टाइम ना जाया करें मेरा, मैंने घर भी जाना है। बस हाई कोर्ट अपना फैसला कितने अरसे में सुनाएगा, आगे पढ़ें। High Court shall establish a case management system to ensure that sufficient number of special benches are constituted so that reference filed is decided within। इतना अच्छा आप सिस्टम बनाएं, इतना अच्छा आप सिस्टम बनाएं कि हर केस 6 महीने में डिसाइड हो जाए। ये जरा अच्छा सा सिस्टम बना के दें आप हमें कि हर केस 6 महीने में क्या हो जाए करे, डिसाइड। पढ़ें जी आगे।
किसका फैसला आने के बाद क्या समझा जाएगा कि किसका फैसला बदल दिया गया है? हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कमिश्नर अपील और अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले की कोई हैसियत नहीं रहेगी, अब हाई कोर्ट का फैसला उसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहां उसने नहीं लिखा हाई कोर्ट शेल डिसाइड के आगे कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसल लिख सकता था, लेकिन यह हाई कोर्ट का फैसला है, यह हाई कोर्ट का डिसीजन है। और वहां क्या लिखा होता था? कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। ये हम लिख के काट देते हैं ताकि हमें याद रहे कि उससे मिलती जुलती बातें हो रही हैं। तो हाई कोर्ट में कोई ऐसी लाइन है कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल? नहीं, बस एक ही लाइन है, शेल डिसाइड। The High Court on hearing a reference, on hearing an appeal or on hearing a reference shall decide the question of law or a mixed question of law and fact and pass judgment। वैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जजमेंट आ गई है, कभी कभी खबरों में भी आता है जजमेंट पास कर दी है कोर्ट ने, मतलब फैसला सुना दिया, फैसला, जजमेंट। एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील ऑर्डर शेल स्टैंड मॉडिफाइड। इन दोनों के ऑर्डर क्यों मॉडिफाई समझे जाएंगे? बदल गए। अब इनके ऑर्डर तो बदल गए ना, उनमें तो कोई हैसियत नहीं रही। पॉइंट 8 पढ़ दें यार। हाँ, हाई कोर्ट शेल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट अंडर द सील, सील क्या होती है? मोहर। अंडर द सील ऑफ हाई कोर्ट टू एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर। और क्या मतलब? दोनों को क्यों नहीं? अगर 20 मिलियन से छोटा केस है तो कमिश्नर अपील को भेज दें, 20 मिलियन से बड़ा केस है तो एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दें। एक फटा आपको पता है हर जगह होता है, चाहे आप अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट को, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स माफ है। टैक्स तो जो आपसे मांग रहे हैं वो जमा कराना ही कराना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास 30 दिन अपील के लिए बाकी हैं, तो आप 30 दिन ना भी टैक्स जमा कराए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हो सकता है आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 30 दिन में अपील में जा रहे हो। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया, आपके पास कितने दिन है अपील के लिए? तो एपलेट ट्रिब्यूनल से फैसला आने के 30 दिन में जब आप अपील कर सकते हैं तो फिर कमिश्नर को जोर नहीं लगाना चाहिए टैक्स दो, 30 दिन आपको टैक्स की छूट मिल जानी चाहिए। और यह छूट हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर मिलेगी, ये बाय डिफॉल्ट लॉ ने आपको छूट दे दिया। तो ये एक नई छूट इंट्रोड्यूस हुई है जो कल नहीं थी। कल और परसों वाली जो छूट थी ना, उसमें कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल से इजाजत लेनी पड़ती थी। ये नई छूट है, ये छूट है कि ये छूट समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप अपने आप को छोटे छोटे महसूस करेंगे। टैक्स पेयर के खिलाफ जब एटीआईआर का फैसला आ गया है तो सुबह सुबह मैंने पढ़ाया था कि हाई कोर्ट हम 30 दिनों में जा सकते हैं। तो ये लाइन में लिखा हुआ है कि इन 30 दिनों में टैक्स भी जमा ना कराओ, क्योंकि हो सकता है ये 30 दिनों में चला जाए अपील करने। समझ आ गई बात? समझ आई? बोलें, टैक्स पेयर के खिलाफ अगर एटीआईआर ने फैसला सुना दिया तो ये 30 दिनों में हाई कोर्ट जा सकता है, तो बस इन 30 दिनों में टैक्स जमा ना कराए। If a reference is made to High Court, tax shall still be payable as per the order of appellate tribunal or commissioner appeal। अगर आप रेफरेंस कर भी रहे हो हाई कोर्ट में तो इन्होंने जो टैक्स का है वो जमा करा दो यार, करा दो, ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो यार, करा दो। लेकिन एक छूट है, however tax recovery shall not be made for 30 days। लेकिन 30 दिनों के लिए तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील। इसकी लॉजिक बताएं। ये टाइम ऑफ अपील है ना, टाइम ऑफ अपील इज देयर। अभी आप अपील कर सकते हैं, तो आप अपील में जा रहे हैं तो फिर छोड़े पड़े, इसके लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं हाई कोर्ट से। और जब आपने 30 दिनों में अपील कर दी, अब भी आप चाहते हैं आप टैक्स जमा ना कराएं, अब आपको हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब वो कल जैसा मैकेनिज्म है, अगर हाई कोर्ट के जज के दिल में रहम आ गया कि अनड्यू हार्डशिप है आपके लिए, तो फिर हाई कोर्ट का जज आपको रिलैक्स कर देगा।
जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। टैक्स पेयर ATIR का फैसला आया 1 जनवरी को, तुम 31 जनवरी तक ना टैक्स जमा करवाओ और 31 जनवरी तक हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं, बिल्कुल टैक्स जमा ना कराओ। लेकिन टैक्स पेयर एक बात सुन लो, जब तुमने 31 जनवरी को हाईकोर्ट को अपील कर दी, टैक्स तुम्हें अब देना पड़ेगा क्योंकि वो 30 दिन गुजर गए हैं। अब भी अगर तुम टैक्स नहीं देना चाहते तो फिर हाईकोर्ट के जज को एप्लीकेशन दो, वो तुम्हें 6 महीने की छूट दे देगा, क्योंकि उसने फैसला भी शायद अपना 6 महीने में ही सुनाना। इधर ये दोनों बातें भी मैच कर गई हैं। वो तुम्हें कितने महीने की छूट दे देगा? 6 महीने की छूट दे देगा। 6 महीने तो तुम टैक्स जमा बेशक। तो इजाजत लिए बगैर कितनी रिलैक्सेशन है? 30 दिन। और जब अपील फाइल कर दें तो उसके बाद फिर कितनी रिलैक्सेशन है? लेकिन ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट है। लेकिन इसके लिए हाथ खड़ा करके फिक्रा पूरा कर दें, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये नहीं मैं पूछ रहा, कुछ और पूछ रहा हूं। एक्सेलेंट। लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट का जज एक दफा कमिश्नर को बताएगा। ये हर जगह उधर भी लिखा हुआ था, याद आ रहा है कि कमिश्नर अपील को भी तरस आ रहा था तो पहले कमिश्नर को बताया था उसने। ये देखें, मैं पढ़ रहा हूं घर जाके, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने लिख लिख के खत्म कर दिए रजिस्टर। मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखें, मैंने कल याद किया होगा, पता नहीं। तो द कमिश्नर अपील में स्टे रिकवरी आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी ऐसे ही ना टैक्स पेयर को छूट दे दो, कमिश्नर को पहले जरा बता दो। इधर भी यही था कल एपलेट ट्रिब्यूनल में। However, on filing appeal, appellate tribunal may, after giving commissioner opportunity, stay the recovery for 90 days. बेटा टीनमुन, साथ वाले से पूछें, बेटा चीनमुन समझ आ रही है? अच्छा, ये नहीं मैं पढ़ा, ये भी मैं पढ़ाता हूं। On application and after giving opportunity of hearing to commissioner, ये बात तो हम ब्रैकेट में ले लेते होते हैं। On application, the High Court may stay recovery. हाई कोर्ट इजाजत देगा। may stay कौन सी रिकवरी? टैक्स रिकवरी ऑफ टैक्स। सॉरी, आपने आगे ऑफ टैक्स लिखा, सॉरी हमने वैसे ही लिख दिया। अच्छा जी, may stay recovery of tax if taxpayer makes payment of at least, सीधे हट जा, कोई नई गल आने लगी हो ठहर। अच्छा, if taxpayer make at least 30% of tax payment determined by ATIR or commissioner appeal. रिटर्न के मुताबिक आपका टैक्स है 10 मिलियन। कमिश्नर अपील ने कहा आपका टैक्स है 12 मिलियन। अब आप 2 मिलियन का कितने परसेंट दें? 30%। कितना बन गया माय डियर? 2 3 बार 6 ना, 0.6 मिलियन। तो 0.6 मिलियन आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको छूट मिल जाएगी। किसकी तरफ से छूट मिलेगी? हाई कोर्ट के जज की तरफ से। नोट बाद में कीजिएगा, एक मैं फिक्रा पूरा कर लेने दें। ऑन एप्लीकेशन, कौन देगा एप्लीकेशन? एक्सेलेंट, टैक्स पेयर। द हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स इफ टैक्स पेयर मेक्स द पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ टैक्स डिटरमिन्ड बाय, डिटरमिन किसने किया? बाय एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील। एंड वेयर द टैक्स रिकवरी स्टेड बाय हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट टैक्स रिकवरी की छूट दे दे तो कितने अरसे बाद आपको टैक्स फिर जमा कराना पड़ेगा? shall expire in 6 months following the day on which it was, जिस दिन उसने आपको इजाजत दी उसके 6 महीने तक आप बेशक टैक्स जमा ना करवाएं। 2 सूरतों में 6 महीने से पहले भी टैक्स जमा कराना पड़ सकता है। हाथ खड़ा करके बताएं कब? जब हाई कोर्ट का फैसला 6 महीने से पहले आ जाए अगेंस्ट टीपी, या जब हाई कोर्ट खुद ही अपनी इजाजत वापस ले ले। सच ऑर्डर इज विड्रॉन का क्या मतलब है?
ऑर्डर कौन सा वाला? स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी वाला ऑर्डर। अनलेस के कोर्ट खुद ही कहे यार मैंने तुझे बहुत बड़ी भूल की है इजाजत देके, तुझे 6 महीने अगर टैक्स जो है वो कह दिया तो तूने पता नहीं इस पैसे से क्या क्या स्मगलिंग करनी है और क्या करना है, ये मैं इजाजत वापस ले रहा हूं। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आज मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अच्छा मेरी बात सुन लें बस, इंशाल्लाह आज 2 से 3 मिनट मुझे और दे दें, इसके बाद हम पढ़ना बस करें। अच्छा वो मुझे एक काम है असल में, तो हम उसमें इस पर ऐसा करेंगे कि मुझे ना एक न्यूमेरिकल करवाना है कि F2 के स्टूडेंट्स को, चैप्टर नंबर 12 में है, तो मैं असल में उसके लिए थोड़ा सा तैयार होकर आया था आज, तो बस 2 मिनट मुझे दे दें आप लोग। तो हाई कोर्ट के जज ने कितने अरसे के अंदर, बोले हाई कोर्ट के जज ने कितने अरसे की छूट दे सकते हैं? 6 महीने की, लेकिन किसको बताकर? कमिश्नर को। लेकिन इसके लिए टैक्स पेयर को 30% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो 6 महीने की इजाजत है, ये इजाजत खत्म हो जाएगी अगर हाईकोर्ट 6 महीने से पहले पहले ही आपके खिलाफ फैसला सुना दे या अपनी नीवी इजाजत वापस ले ले। चलें जी नोट कर लो। इसके लिए 0.6 मिलियन का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको इजाजत मिल जाएगी। जी हो गया, ओके। ओ अब 70% टैक्स नहीं होगा। अब 2 बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जरा ये लिखने का वेट करता। अब 70% टैक्स नहीं पे होगा। अब जो हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, जरूरी तो नहीं हाईकोर्ट यही कहे कि 2 मिलियन ही देने, हाईकोर्ट तो 2 मिलियन की बजाय कहते 1.5 में, बस जो फैसला होगा वो देगा, बस खत्म। हो सकता है हाईकोर्ट कहते हैं ये 0.6 भी वापस कराओ, वो तो जो हाईकोर्ट का फैसला होगा वो होगा फिर। अच्छा माय डियर अंग्रेजी पढ़ लें, आपको पता है और कोई मसला नहीं, हमें अंग्रेजी का मसला है बस। कॉन्सेप्ट तो आप फर उर्दू में सुना देते हैं। ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन देंगे और कमिश्नर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे तो हाई कोर्ट रिकवरी रोक देगा। अगर टैक्स पे 30% टैक्स पे कर दे, जो कि ATIR ने कहा था या कमिश्नर अपील ने कहा था देने को, और जब रिकवरी हाई कोर्ट रोक दे तो ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा 6 महीने के अंदर, फॉलोइंग द डे ऑन विच, जिस दिन इजाजत मिली उससे 6 महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, दीवार से टेक ना लगाओ, दीवार को ऑयल लगेगा। अनलेस द रेफरेंस इज डिसाइडेड, अनलेस के केस डिसाइड हो जाए अगेंस्ट टैक्स पेयर, या सच ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट। या सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू एन एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आप 30 दिनों में अपील नहीं कर सकते तो मैं लिमिटेशन में रिलैक्सेशन दे देता हूं। तो सेक्शन 5 ऑफ फला कानून शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट, यानी 30 डेज में क्या मिल जाएगी? रिलैक्सेशन। लेकिन इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यू कैन चेक इट ऑन गूगल बट इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। गूगल पे जाके आप लिखेंगे डाउनलोड लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें सेक्शन 1 2 3 4 फिर 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कितनी छूट मिल सकती है, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ना की कोशिश करनी। तो टैक्स पेयर आमतौर पे कितने दिनों में अपील करें? 30 दिनों में। लेकिन अगर ना कर सके तो फिर सेक्शन 5 पढ़ ले लिमिटेशन एक्ट का, शायद कोई थोड़ी बहुत ही छूट इसको मिल जाए। इधर नहीं लिखी हुई। वैसे कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल में लिखा हुआ था कि अगर 30 दिनों में आप अपील ना कर सकें तो गुड कॉज शो करें तो बाद में भी कर सकते हैं। इधर ऐसी लाइन कोई नहीं है।
यार ये बड़ी खतरनाक बात है। एग्रीड पर्सन ने अगर अपील जमा करानी है हाई कोर्ट को तो फीस 50,000 रुपये रख दी गई है। ये पहले 100 रुपये होती थी पिछले लॉ में, पिछले साल तक, अब 50,000 रुपये है। तो एन एप्लीकेशन बाय द एग्रीड पर्सन अदर देन कमिश्नर, कमिश्नर ने तो फीस जमा नहीं करानी, तो टैक्स पर अगर अपील करनी है तो हाई कोर्ट को कितनी फीस जमा कराएगा? आधा लाख रुपया। एप्लीकेशन बाय कमिश्नर शैल ओनली बी एंटरटेन्ड ऑन रिटन ऑथराइजेशन बाय रेलेवेंट चीफ कमिश्नर। अच्छा, कमिश्नर अपील नहीं कर सकता जब तक कि किससे इजाजत ना ले ले? चीफ कमिश्नर। तो टैक्स पेयर को अपील करने के लिए क्या शर्त है? 50,000 दे। और कमिश्नर को अपील करने के लिए क्या शर्त है? चीफ कमिश्नर इजाजत ले। एक बड़ा खूबसूरत 2 नंबर का सवाल यह बन सकता है, 2 नंबर सवाल नहीं, 2 नंबर का सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल बन सकता है कि टैक्स पेयर के लिए क्या कंडीशन है कि वो 50,000 जमा कराए, और कमिश्नर के लिए क्या कंडीशन है? अच्छा जी, पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। माय डियर, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेक्शन हमारा था 134, वो डिलीट हो गया हुआ है। इनकम टैक्स जब नया नया बना था माय डियर, तो इनकम टैक्स जब नया नया बना था तो सेक्शन 134 आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी हाई कोर्ट का मसला आप कहां लेके जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि हाई कोर्ट के मसले सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके जाने, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में ही लिखा हुआ है हाई कोर्ट के मसले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को क्या पावर है कि ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको रिपीट करे? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर अपील। इधर पिटीशन का लफ्ज है, अपील का नहीं है, रेफरेंस का नहीं है, पिटीशन का लफ्ज है, पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल फोरम फॉर अपील। प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैव बीन ओमिटेड इन 2005 में इसकी प्रोविजंस निकाल दी गई थी, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए कहता है, फिर यहां मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करा, बट इट डजंट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते जाइएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं। आप लोग एग्जैक्ट अंग्रेजी पे फोकस करना है, इंशाल्लाह 2-3 मिनट में आपको याद हो जाना है। एग्रीव्ड बंदा या कमिश्नर 30 दिनों के अंदर हाई कोर्ट को अपील दे देगा, एपलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील का फैसला आने के बाद। ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी और स्टेटमेंट ऑफ केस होगी। स्टेटमेंट ऑफ केस में हकीकत बताई जाएगी, एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील का फैसला बताया जाएगा, और क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बताया जाएगा। सिर्फ ये वाले 2 केसेस हाई कोर्ट सुनेगा, बाकी नहीं सुनेगा। लेकिन आप हाई कोर्ट को ये तो बताएं ना कि एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील का फैसला क्या आया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हाई कोर्ट को अगर लगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट है, फिर केस सुनेगा, वरना केस नहीं सुनेगा। कम से कम बेंच में कितने जजेस बैठेंगे? 2 जजेस। कितने अरसे में फैसला सुनाया जाएगा? इतना अच्छा सिस्टम बनाएं कि सारे फैसले पाकिस्तान में कितने अरसे में डिसाइड हो जाएं? 6 महीने के अंदर। फिर हाई कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह फैसला आ जाएगा और कमिश्नर अपील और ATIR का फैसला मॉडिफाई हो जाएगा। बातें ना करें। हाई कोर्ट अपने फैसले की कॉपी सेंड करेगा, अ कॉपी ऑफ जजमेंट। अच्छा, इधर भी वो होगा ना, शेल डिसाइड एंड शेल सेंड। उधर नहीं होता था मेक और इशू, तो वो वाली बात। पहले शेल डिसाइड वाली बात है और शेल सेंड वाली बात है। तो अपने फैसले की एक कॉपी जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील को भी भेजेगा। ओके, इसके बाद अगर रेफरेंस हाई कोर्ट को आपने कर दिया तो टैक्स फिर भी पे करना है एज पर द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन वो 30 दिन की आपको छूट मिल जाएगी। इस 30 दिन की छूट के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं किसी के पास। अगर टैक्स पेयर ATIR के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट 30 दिन में जा सकता है तो 30 दिन में चला जाए, लेकिन इन 30 दिन में टैक्स जमा ना कराए, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के पास इसने जाना है। हाई कोर्ट जाने के बाद अगर छूट लेना चाहता है तो फिर 30% टैक्स देके, बोले ना, फिर 30% टैक्स देके क्या करे? एप्लीकेशन दे दे, फिर आपको 6 महीने की छूट मिल जाएगी। अच्छा, एक यार सिनेरियो है छोटा सा, वो रह गया ये वाला। अगर इसको उठाओ, इसको रख के लगाने की बजाय प्यार मोहब्बत से समझाओ। अगर माथा नहीं नजर आ रहा आपका, अगर
हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर ऑलरेडी इनके प्रेशर में आके टैक्स दे चुका है, क्योंकि कई दफा स्टे नहीं मिलता, तो टैक्स पेयर टैक्स दे चुका है और हाई कोर्ट ने किसकी फेवर में फैसला सुना दिया है? टैक्स पेयर की। अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाए टैक्स पेयर की फेवर में और टैक्स पेयर पहले से ही टैक्स दे चुका है, अब टैक्स पेयर कमिश्नर को कहेगा पैसे दो पैसे दो, अब ये कहेगा पैसे दो पैसे। अब वो टेप जो इसने चलाई होती थी पैसे दो वाली, अब वो टेप ये चलाएगा कि मेरे हक में फैसला आ गया, पैसे दो। तो लॉ मेकर कमिश्नर को कह रहा है पैसे ना दो। हाई कोर्ट ने इसकी फेवर में फैसला सुना दिया, पैसे ना दो। अगर कमिश्नर आपको 30 दिन में आके रिक्वेस्ट कर दे कि यार मैं पैसे नहीं देना चाहता क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा हूं, तो फिर आप बेशक पैसे इसको ना दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो लगता है केस में अभी कोई जान है। तो फिर ऐसी सूरत में टैक्स पेयर को सिर्फ रुमाल दे दो, ठीक है, पैसे ना दो इसको। टिश्यू पेपर दे दो, आजकल का जमाना, टिश्यू पेपर दे दो। अगर टैक्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, फिर तो खुशी की बात है ना। इन जजमेंट बाय हाई कोर्ट एंड सेम टैक्स इज रिफंडेबल टू टैक्स पे। और टैक्स अब किसको वापस करना पड़ेगा? कमिश्नर को। किससे? टू टैक्स पेयर। द हाई कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय कमिश्नर, कमिश्नर एप्लीकेशन देगा। अब कमिश्नर एप्लीकेशन, पहले देखें टैक्स देना था टैक्स पेयर ने तो वो एप्लीकेशन दे रहा था, अब कमिश्नर एक तरह की स्टे की एप्लीकेशन ले रहा है कि खुदा के लिए मेरे से टैक्स ना लो, टैक्स मैंने नहीं इसको वापस करना। द हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय कमिश्नर, लेकिन इससे पहले टैक्स पेयर को नहीं बताना, यहां ये नहीं लिखा हुआ। द हाई कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ जजमेंट। जजमेंट किसकी? ऑफ हाई कोर्ट। डेट ही वॉन्ट्स टू मेक एन अपील। ही कौन? कौमी। एक्सीलेंट यार, आप लोग बात समझ रहे हैं। डेट ही वॉन्ट्स टू मेक एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। भाई अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें, द हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर। ये मैंने बड़ा सोच के अंडरलाइन किया है, बल्कि पूरा अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें। इफ टैक्सेस and some taxes to be refundable, the high court may make an order authorizing the to postpone the until the disposal of appeal by। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आपको पता है जब दिल चाहेगा तभी फैसला सुनाएगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक टैक्स पेयर को फिर टैक्स वापस नहीं मिलेगा। यहां पे हम बस ठीक है, उसने नहीं किया। निकालें जी चैप्टर नंबर, वो मुझे पता है ट्रांजिशनल प्रोविजन रह गई है, मेरा नहीं पढ़ाने को दिल चाह रहा। चैप्टर नंबर 12 निकालें। मैं जा रहा हूं ना व्हाइट बोर्ड की तरफ। 2 मिनट का कहा था, 15 मिनट लग गए हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं, साथ वाले को ऐसे कमाल याद किया उसने, कल वाला, परसों वाला और तरसों वाला लेक्चर, कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट ऐसे जैसे उसके कदमों, ज्यादा हो जाएगी कदमों में, तो बस ऐसे है कि आपकी सोच है। पेज 276 भाई, काला मार्कर पड़ा हुआ है। कामकाज एंड कंपनीज एंड एओपी with the 3 partners, Bakir, Umar and Sabah, sharing profits and loss. Easy load नहीं, सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। ओहो रशीद,
पहली बारी क्या हुआ, पहली बारी एओपी का पार्टनर कौन निकला, कंपनी। पहली बारी एओपी का पार्टनर कौन निकला, कंपनी। कामकाज कंपनी इज एन एओपी विथ 3 पार्टनर्स नेमली बाकिर, उमर एंड सदाबहार, sharing profits and losses in the ratio of 20:30:50 respectively. Following information is available for the year 2020 and 21। अच्छा जी, एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2020 की और 21 की। 2020 में लॉस आया, 2021 में प्रॉफिट आया, डिविडेंड इनकम है। ये जो बिजनेस इनकम है स्टार इसके साथ लगा हुआ है। इधर स्टार लगा होने का मतलब है कि इससे भी ये लाइन मिल रही है और इससे भी ये लाइन मिल रही है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, यहां तक पहुंचते हुए हम कमीशन पे करें अपने पार्टनर को। माय डियर एओपी अगर अपने पार्टनर को सदाबहार को, एसपीएल सदाबहार है ना, एओपी अगर अपने पार्टनर को कमीशन, सैलरी, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। बाकिर ने अर्न किए हैं कुछ पैसे 2021 में और उमर ने कुछ पैसे अर्न किए हैं 2020 में भी और 2021 में भी। तो ये तो बाकिर का न्यूमेरिकल है, ये उमर का न्यूमेरिकल है। फिलहाल मेरे ख्याल से इस डेटे को सामने रखते हुए मुझे एओपी का 2020 का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दें। आपने कोई और चीज तो नहीं इसमें देखनी, बस काफी है ना। इस डेटे को सामने रखते हुए एओपी का किस साल का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दें, 2020 का। इसमें ये लाइन भी जरा ध्यान में रखिएगा। जी माय डियर। अच्छा, पहला सफा तीनों का 2000 रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द इनकम इन 2020 एंड 2021, टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड। अब ये कोई रिक्वायरमेंट ए भी नहीं है, मेरे ख्याल से मैं 2020 का सॉल्व करता हूं एओपी का और 2020 का ही पार्टनर्स का भी सॉल्व कर देता हूं। शो ऑल रेलिवेंट एक्सक्लूजन्स, टैक्स रेट्स ऑफ 2020 आर सेम एज 2021, वो जो एंड पे दिए होते हैं। सेल के ऊपर आपने 1.25% नहीं लगाना, ये किसी न्यूमेरिकल में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ये कैसे लगाते हैं। सेल पे 1.25% आपने नहीं लगाना। अच्छा जी, तो तीसरे सफे से वर्किंग्स शुरू कर दें आप लोग और पहले दो सफों पे 2020 और 2021 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तीसरे सफे से वर्किंग्स, वर्किंग नंबर 1 एओपी की माय डियर इनकम फ्रॉम बिजनेस 2020। जी माय डियर, लॉस कितने, 18,000। इस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुके हैं, कमीशन। इसे क्या कर दें, कितना माय डियर, जी टोटल करा दें 11,000। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एओपी का वर्किंग्स खत्म हुई। वाले बॉल पॉइंट नहीं कर दी है, वर्किंग वन नदी हो गई है। चलें जी, न्यूमेरिकल के फेस पे बताएं। पाकिस्तान सोर्स बिजनेस लॉस करंट ईयर में किसी भी हेड में से माइनस हो सकता है सिवाय सैलरी के। तो सैलरी तो सवाल में है ही नहीं, क्योंकि एओपी खुद है तो एओपी कैसे सैलरी कमाएगी। तो वैसे और कोई हेड भी है ही नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान सोर्स लॉसेज हैं। पाकिस्तान का बिजनेस लॉस अगर करंट ईयर में माइनस नहीं हो सका तो अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसको अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर लें। जी बताएं जी, हेडिंग दें। पहला सफा निकाल लें, कामकाज एंड कंपनी। असल में एंड कंपनी धोखा है, ये है क्या है, एओपी। एओपी पूरा लिखेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी माय डियर, कितनी, डैश लिखेंगे, डैश लिखेंगे। हमारी जो फरवरी में क्लास होनी है उसमें मैंने ऐसे न्यूमेरिकल जरा कराने हैं मेन जो हमारे हैं, जिसमें सेल का 1.25% भी आपको एक जगह लगा के दिखाएंगे और
मैंने दूसरी क्लास के अंदर क्वेश्चन 19 आपको करा दिया हुआ है 4-5 दिन पहले, जिसके अंदर लेक्चर प्लान में देख लीजिएगा, जिसमें 1-2 हेड्स में लॉसेस थे, 1-2 हेड्स में प्रॉफिट थे, तो न्यूमेरिकल के फेस पे उनको हम लेके गए थे। तो उस तरह का न्यूमेरिकल और भी इंशाल्लाह हम करेंगे जी। तो व्हाट इज माय टैक्सेबल इनकम? 0। अच्छा माय डियर, एक लाइन छोटी सी डाल लें, टैक्स कितना है? टैक्स भी तो निकालना है, टैक्स नहीं निकालना है। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर। ये क्या अजीब सा सवाल इसने बनाया? टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर। चलें ठीक है यार, उसने नहीं मांगी, फिलहाल निकालें तो सही अपने समझने के लिए, बाद में एंड पे मैं उसको रेड मार्कर से काट दूंगा सारा। तो हम तो अपनी रिवीजन कर रहे हैं, तो निकालें टैक्स लायबिलिटी भी। वो तो मुझे तो मैंने आज पढ़ा, सोल्यूशन भी अमेंड करना पड़ेगा, सोल्यूशन में भी टैक्स लायबिलिटीज निकली हुई है, इसको मैं एंड पे रेड मार्कर से काट दूंगा। फिलहाल आप पूरा फॉर्मेट बनाएं। चलें जी, आप बता दें माय डियर, कैरी फॉरवर्ड क्या करना है? याद रखिएगा, अगर एओपी को लॉस आ जाए तो बाकिर असद टोटल, सुहेल खालिद काजी टोटल वाली डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि एओपी का लॉस पार्टनर के हाथों में माइनस नहीं होता। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमारी क्लासों में रिवाइज होने वाली रहती हैं। ये बेसिक बातें हैं 4-5 ऐसी, ये 4-5 बेसिक कुछ बातें, इनकी वजह से न्यूमेरिकल का बिल्कुल पासा ही पलट जाता है अगर आप गलत कर दें, बिल्कुल गलत ट्रेंड पे चल पड़ते हैं। तो ऐसी भी कुछ बातें हमने अभी रखी हुई हैं जो रिवाइज करानी है, बता तो दी हुई है। तो इधर बता दें मुझे, मैं कैरी फॉर एओपी में अगर लॉस आ जाए, बोले एओपी में अगर लॉस आ गया ना एओपी का 11,000, तो एओपी में टैक्सेबल इनकम की बजाय उल्टा क्या आ जाए? तो एओपी का लॉस क्या हम बाकिर उमर सदाबहार टोटल वाली डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में डाल के रूट कराएं, या वह कैलकुलेशन ना करें? तो कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि एओपी को क्या आया है? लॉस आया है। एओपी को क्या आया है? इस वजह से वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें लॉस को। जी बताएं कितना? और ऊपर क्या है? रुपीज इन थाउजेंड है, रुपीज इन मिलियन है? कैरी फॉरवर्ड करें। ये टिल लिखने की जरूरत नहीं, मैं टिल आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। टिल 2026, अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लें। और छोटा सा इधर लिखें, बाकिर उमर सदाबहार टोटल, यानी डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। ये पूरा लिखें, बाकिर उमर सदाबहार टोटल, याद रहेगा? इस तरह कर लेना। वर्किंग 1.1 में आए, एक वर्किंग खोलें, बाकिर उमर सदाबहार और टोटल, और इधर हेडिंग दें डिविजिबल इनकम। वर्किंग 1.1 मैंने इसका नाम रखा है, और करके इसको काट दें। वर्किंग्स में आ जाए, तीसरे सफे पे। लिखे नीचे, जब एओपी को लॉस आ जाए या टैक्सेबल इनकम 0 हो, 0 है ना, 0 भी है, लॉस भी कह सकते हैं। जब एओपी को लॉस आ जाए या टैक्सेबल इनकम 0 हो, तो ये वर्किंग नहीं किया करनी। चलें जी, किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? एओपी का। अब पार्टनर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक वर्किंग होती है, वो बताएं क्या करनी है? वही तो अभी लिखे नहीं करनी, तो किसी ने बोल पढ़ना था, वो करनी थे वो। अब पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये वर्किंग होती है, लेकिन ये वर्किंग नहीं करनी। अब पार्टनर्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। किस साल का? 2020 का। तो माय डियर, माय भालू, माय बबलू, माय टिंकू, ये काफी है?
उमर सोल प्रोप्राइटर है, जिससे उसने जो है वो 6 मिलियन कमाया है। इतना काफी है उमर के लिए। तो ये उमर का किस साल का न्यूमेरिकल बनेगा? सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब है? कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। उमर और बाकिर क्या कर रहा है? बाकिर अंडे दे रहे, बाकिर कुछ भी नहीं कर रहा। बाकिर ने तो अगले साल इनकम कमाई है ना यार। लेकिन ना मेरा मशवरा है कि बाकिर का भी आप कर दें, क्योंकि उसने बाकिर का दोनों सालों का मांगा हुआ है। तो बाकिर का भी न्यूमेरिकल बरकत के लिए सॉल्व करेंगे। बाकिर का न्यूमेरिकल बाकिर के लिए नहीं, बरकत के लिए सॉल्व करेंगे। बाकिर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम, नहीं कोई इनकम नहीं है। टैक्सेबल इनकम 0, टैक्स 0। क्योंकि सवाल वाले ने कहा था बाकिर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाकिर की इनकम्स लिस्ट डाउन की, उनको जमा किया, जवाब 0 आया। चैप्टर 4 में गए, उसका टैक्स देखा, जवाब 0 आया, और फिर हमने इधर नोट कर दिया। आप लोगों ने भी कर लिया। अब अगला तुंगड़ा कौन है? सॉरी, अगला बच्चा कौन है? उमर। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, लिख लेंगे आगे। इधर लिखें इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, और आगे फिर लिखें टैक्स ईयर 2020। फिर मैं छोटा छोटा करके बड़ा बड़ा नोट करता हूं। इसने क्या गुल खिलाए हैं इस साल? कितनी? 6 मिलियन। ओके, जी माय डियर। अच्छा, एओपी को लॉस आया, इसने इस साल रिटर्न जमा करानी है? एओपी को लॉस आया, इसने इस साल रिटर्न जमा करवानी है? देखिए आजकल इस तरह के सवालों में भी नीचे सवाल डाल रहे हैं ना। तो अगर ऐसा पूछे कि एओपी को लॉस आया है, इसने रिटर्न जमा करानी है, तो हम लिख के आएंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर से कि हु क्लेम्स अ लॉस कैरी फॉरवर्ड। जो बंदा लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाए। इसलिए बोले एओपी ने रिटर्न जमा। इस तरह की बहुत सी चीजें इंशाल्लाह मैंने आपके लिए रखी हुई है। फरवरी वाली वो जो एक क्लास होनी है हमारी 3-4 घंटे की, उसमें आपका दिमाग खुल जाएगा। दिमाग, टोपी पहन के आनी है आप लोगों ने, उसमें आपका दिमाग खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जरा आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है ऐसी चीजों की। लेकिन उससे पहले थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं आप लोग। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम 6000। भाई एट शेयर फ्रॉम एओपी भी तो करें ना, ताकि ज्यादा वाली इनकम। वो वर्किंग ही नहीं हुई ना, वो है ही नहीं। क्या मतलब? वो अच्छा वो वर्किंग नहीं है, वो है ही नहीं। अच्छा आप 6000 के ऊपर टैक्स निकलवाएं। यार ये जो है ना बंदा, इसको थोड़ा रख के लगानी है, 2 रोजाना लेट आता है। मैं लगाऊंगा 1610 जमा ऑफ 4 लाख। 17। अब सरचार्ज भी लगाएं क्योंकि ये 10 मिलियन से ज्यादा है। नहीं, ये 6 मिलियन है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी रिवीजन कर रहा था। चलें, अब 4 बॉल पॉइंट्स ऊपर वाली जेब में रखें और आगे चलें। अब तीसरा सफा निकालें और 2021 की कैलकुलेशंस शुरू करें। तीसरा सफा निकालें और 2021। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 पूरा हुआ। 2020 वाले सफे को गला लगाएं, कुट के मिले। वर्किंग नंबर 2, आउप या एओपी? इनकम फ्रॉम बिजनेस 2021। बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह हम। ओके, छुट्टी करने वाले को घर से बुलाया जाएगा फरवरी में। ओके, अच्छा माय डियर, 2021
का न्यूमेरिकल किसका सॉल्व करना है, लेकिन ये काफी नहीं है, साथ ये वाला 11,000 भी जहन में होना, क्यों, पुराने साल का लॉस भी तो माइनस करना ना। अच्छा माय डियर, व्हाट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, इट इज नेट ऑफ 7 मिलियन। जी माय डियर बोलें, इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग तो दे दी, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 का प्रॉफिट 25, इस तक आते हुए क्या माइनस हो चुका है, कमीशन, बोलें, अब इसमें से माइनस करें पुराने साल का लॉस, पुराने 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 साल का लॉस, बोले पुराने साल का लॉस 11,000, इसको क्या कर दें, माइनस, ट्राई करें, नहीं बाबा एक ही बिजनेस इनकम है, इधर ही कर दिया। असल में बिजनेस इनकम में मैं इसलिए जहां लॉसेस माइनस कराता हूं, पुराने साल की डेप्शन, करंट ईयर की डेप्शन भी होती है, तो वो भी सारा इधर ही माइनस कर दिया करें, फेस पे भी कर सकते हैं माइनस, कोई मसला नहीं। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड 2000 भी, ऐसे आपका चेहरा होगा और ऐसे जाएगा, ओ ऐसे वापस आएगा, 11,000 जी, नहीं हमें सफा पलटना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, 21,000 that is sorry income from business of current year after adjusting losses। चलें बढ़िया, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, सुना है, जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये उन लोगों के लिए जो मोबाइल पे खेल रहे हैं, वैसे खेलने कूदने वाले तो पता नहीं कहां कहां पहुंचे हुए हैं आजकल। टैक्स ईयर 2021। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, बहुत से मुहावरों की रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है लेटेस्ट जमाने के मुताबिक, किसी दिन आइएगा मार्च में टाइम निकाल के। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 21,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स डिविडेंड, डिविडेंड 4,000, 25,000, डन डना डन, ठहरे छुरी थले सा, डिविडेंड इनकम नहीं भाई, एओपी ने कहां से बच्चे देने हैं, एओपी ने कंपनी से शादी करके बच्चे देने हैं, अजीब बातें करें। एओपी के एजुकेशनल एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे चिल्ड्रन के, एओपी के बच्चे हो सकते हैं, ये छोटा बच्चा है एओपी का, ये बड़ा बच्चा है, ये दरमियाना बच्चा है, ये तो बड़ा खूबसूरत निकला है, ये पूरा एओपी पे गया है। अजीब, बच्चा भी परेशान हो रहा होता है, वो पैदा होते मेरे बारे में क्या बात है, इसके पाँव तो मम्मी पे गए हैं, इसके पाँव तो अब्बू पे गए हैं, इसका नूजी तो खाला कितनी मेरे पे है, अजीब, यानी कि वो बच्चा भी मैं फिर जा रहा। अच्छा जी, 21,000। अब मुझे ये बताएं, आज न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग गिवन फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकली। टैक्सेबल इनकम जब निकल आती थी तो हम चैप्टर 4 में जाके टैक्स निकालते थे। आज न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइम टैक्सेबल इनकम के नीचे लेस का लफ्ज डलने लगा। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि टैक्सेबल इनकम के नीचे लेस का लफ्ज डलने लगा है, और ये टैक्सेबल इनकम माय डियर वो वाली है जो एओपी की है। वो जो पार्टनर की इनकम होती थी ना, उसमें शेयर फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ऐड होता था, वो अलग चीज है, वो पार्टनर का न्यूमेरिकल होता था। एओपी के न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइम
बल्कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने पढ़े हैं सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल ऐसा हुआ करेगा जिसमें टैक्सेबल इनकम के नीचे लेस का साइन डलेगा। टैक्सेबल इनकम के नीचे क्या डलेगा? लेस का साइन डलेगा। ये कब डलेगा? अब एक खूबसूरत सा हाइलाइटर पकड़ें और सिर्फ ये हाईलाइट करें। हाइलाइटर नहीं है तो कोई मसला नहीं। जब एओपी का पार्टनर कंपनी हो, जब एओपी का पार्टनर, क्वेश्चन 8 के ऊपर जरा लिखें एक लाइन आज। ये वाहिद सवाल है किताब में जिसमें एओपी का पार्टनर कंपनी है। पूरी बात लिखें, कोई मसला नहीं, टाइम लगेगा। ये वाहिद सवाल है किताब में जिसमें ये वाहिद सवाल है किताब में जिसमें एओपी का पार्टनर कंपनी है। तो एओपी के न्यूमेरिकल के फेस पर, अब करना क्या, ये भी लिख लें। तो एओपी के न्यूमेरिकल के फेस पर टैक्सेबल इनकम में से कंपनी का शेयर माइनस करेंगे। टैक्सेबल इनकम में से कंपनी का शेयर माइनस करेंगे। भाई कंपनी का शेयर बता दें, 50/100 कर लें या 50% कर लें? 50/100 कर लें, 50/100 कर लें, कोई मसला नहीं। 5/10 कर लें, जो मर्जी कर लें। 50/100 करें, 20 जमा 30 जमा 50, 100, 50/100। लेस एसपीएल शेयर 21,000 का 50/100 किसको दे दूं? डिविडेंड का नहीं करते होते, डिविडेंड फाइनल टैक्स रिजीम है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। बस टैक्सेबल इनकम का मैंने लिखवा दिया ना। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम में फिर सेपरेट ब्लॉक भी नहीं पड़ी होती है। टैक्सेबल इनकम में सिर्फ कौन सी पड़ी होती है? नॉर्मल रिजीम वाली 10500। ये निकाल के किसको दे दें? कंपनी को देना हमारे सिलेबस में नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी इसका? उसने एसपीएल का न्यूमेरिकल नहीं मांगा क्योंकि कंपनी इसके न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं। इसको निकाल के डालना कहां है? दिस इज आउट, बस थ्रो अवे कर दें आप। अब एक तरह की दोबारा टैक्सेबल इनकम निकल आई, कितनी? 10,000। बस रिवाइज टैक्सेबल इनकम, जो मर्जी टैक्सेबल इनकम कर दें, इसका नाम दोबारा टैक्सेबल इनकम ही रखते हैं। अब मैं मानता हूं सवाल वाले ने कहा है इस पे टैक्स नहीं लगाना, लेकिन आप लोग टैक्स लगाएं, इस पे कोई मसला नहीं। जरा डिविडेंड का भी टैक्स हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, सरचार्ज भी आएगा इस पे। हाँ अच्छा चलें, छोड़ें अभी। ये लाइन कहाँ थी? ये जरा जाके सेक्शन पढ़ाते हैं। एओपी के चैप्टर निकालें। चैप्टर नंबर 12। हाँ जी, पेज नंबर 265। An AOP shall be liable to pay tax separately from the members. Sorry, if at least one partner of an AOP is a company. ये किस सवाल में है? क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर। If at least one partner of an AOP is a company, the share of company shall be excluded from the total income of AOP. बस ये करना है आपने। अगली लाइन थ्योरी की है, वो खुद ही याद कर लीजिएगा। इसको एक्सक्लूड कर दें AOP के हिस्से से। टोटल इनकम के लफ्ज से कंफ्यूज ना हो, वो टैक्सेबल इनकम ही होती है असल में।
अच्छा जी, अब एओपी पे टैक्स निकालें नॉर्मल तरीके से। सैलरी तो है ही नहीं, एओपी कमा ही नहीं सकती सैलरी, इसलिए एओपी पे हमेशा टेबल 1 लगेगा। जी माय डियर, इस तरह ना बोला करें ना, ये 49, इसको 4.9 बोला करें, ये 49,100,000 बोला करें, 49 ना बोला करें इसको। फिर इसे इसको 16 नहीं बोलना, 1.6 बोलना है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके सर पे चार्ज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सर बहुत फ्री हो रहा है, 10 मिलियन से ज्यादा है ना इनकम। अच्छा, वैसे ये बहुत बड़ी छूट है एओपी के लिए, क्योंकि हो सकता है ये इनकम्स काफी नीचे होती हैं तो बहुत लोअर स्लैब में गिर जाता। अभी तो मैक्सिमम हायर स्लैब में गिर रहा है, लेकिन ये आधी इनकम बाहर निकल गई तो कई दफा लोअर स्लैब में भी एओपी गिर जाती है। ये बहुत बड़ी छूट है। एड सरचार्ज वो आपको पता है 10% होता है, 382 कर लें। कोई ऐसा शिदार तो नहीं बैठा हुआ जिसको ये भी नहीं पता 382 कैसे आया। सरचार्ज एट द रेट ऑफ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये ना पता हो कि इस पे लगाया 10। अब डिविडेंड का टैक्स ऐड और लेस कर दें, डिविडेंड का टैक्स ऐड और लेस कर दें। ऐड टैक्स ऑन डीवी 4,000 497 और इसको लेस भी कर दें, क्योंकि डिविडेंड पे हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करया करेंगे टैक्स कट चुका है। टैक्स ऑन डिविडेंड डिडक्टेड 4197। हमने तो दूसरा सफा रखा था तीनों के लिए, ये तो कामकाज के लिए ही खत्म हो गया। अब हम चौथे सफे से मदद लेंगे। कुछ तो अपनी ही मर्जी कर रहे हैं, आपको पता है सफे ही अपनी मर्जी के चूज किए हुए उन्होंने, ना हमारे पहले पे चल रहे हैं ना दूसरे पे चल रहे हैं ना। ओके, कोई मसला नहीं, खैर है, हमने तो बस सॉल्व ही करना है। अच्छा, अब माय डियर मुझे बता दें वर्किंग नंबर अब कौन सी करनी है? 3। उसमें क्या करूंगा मैं पार्टनर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डिविजिबल इनकम निकालूंगा। वर्किंग नंबर 3 डिविजिबल इनकम माय डियर सिर्फ किस साल की? 2021 की। इसमें कौन सी करें, कौन सी इनकम डिवाइड करें? आपको याद है मैंने एक लफ्ज बोला था एक दफा, जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगाते हैं वो वाली इनकम। ढूंढने जरा किस पे चैप्टर 4 का रेट लगाते हैं। 10,500 को डिवाइड करना है। लेकिन माय डियर एक प्रॉब्लम है कि 10,500 को मैं, एक आपको पता है सवाल के अंदर वो भी है कमीशन और एक है प्रॉफिट। किस किस का? बाकिर, उमर और सदाबहार। सबर जो आप चाह रहे हैं वो मैं बोल देता हूं। अब आप ऐसा करें कि इस कैलकुलेशन में सदाबहार को डील ना करें, क्योंकि सदाबहार का हिस्सा इसमें कुछ है ही नहीं। सदाबहार का हिस्सा है ही नहीं। जब सदाबहार का हिस्सा नहीं है तो अगर बाकिर और उमर को कोई कमीशन दिया है तो फिर कमीशन लिखा रहने दें, वरना कमीशन भी उड़ा दें। कमीशन की भी जरूरत नहीं है। आता था ना इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ब्रोकरेज, तो किसको उड़ा दिया? सदाबहार को। और कमीशन भी किसका था? सदाबहार का। अब ये सिर्फ किस किस में बांटना है? सदाबहार को तो बांट दिया, किस किस में बांटना है? बाकिर और उमर में। क्या बांटना है? 10,500। बैलेंसिंग क्या आ गया? 10,500, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। 10,500 को इधर लिख लें, यानी मैंने इसी 10,500 को उठा के इधर लिख लिया।
अब इसको बांट दें। इसको बांटना कैसे है? जो बंदा बोंगी मारेगा वो करेगा 10,500 इंटू 20/100, और जो बंदा बोंगी मारेगा वो करेगा 10,500 इंटू 30/100। मेरे ख्याल से 10,500 इंटू 20/100 और 10,500 इंटू 30/100 ना करें, 10,500 इंटू 20/50 यानी 2/5, और 10,500 इंटू 30/50, क्योंकि अब रई कितने लोग गए हैं तो बांटना भी कितनों में है, 10,500 इंटू 20/50, 10,500 इंटू 30/50। 10,500 इंटू 20/50 और 10,500 इंटू 30/50। ये इंटू 2/5 3/5 भी आप कर सकते थे, जैसे मर्जी कर लेते हैं। अब तीनों को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेना है। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला होता है, हाँ न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। तीनों को डिनोमिनेटर में लेना है या दो को? दो को। ये 50 कहां से आया है? किसी बोंगे ने क्लास के बाद आके कहना है ये 50 ये वाला था, ochapet.com, ये 50 ये वाला था, इंटू 20/50 इंटू 30/50। और अगर ऐसे लिखा होता 3:3:2, तो फिर एओपी के फेस पे 2/6, एओपी के न्यूमेरिकल के फेस पे क्या करते हैं, यहां पे 2/6 में तो ये सदाबहार का है ना, तो 2/8 करते, और फिर जब ये वाली कैलकुलेशन करते तो 3/6 और 3/6 करते। ओके, फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट द पर्सन सिटिंग ऑन योर राइट और लेफ्ट साइड। अच्छा जी, अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सही बताया कि ये वाला टैक्स साइकेप ने मांगा नहीं हुआ, एओपी का टैक्स नहीं मांगा हुआ, और इधर भी ये टैक्स नहीं मांगा हुआ। चलें जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डिविजिबल इनकम का कटना जरूरी है। चलें जी, तीसरे सफे पे ही कंटिन्यू रहें, जगह खत्म होगी तो चौथे पे आ जाएं। अब मुझे बताएं हेडिंग क्या देनी है? बा केर, बरकत के लिए सॉल्व करना है या प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है? नहीं, अब तो ये कमा रहा है कुछ, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं एंड बड़ा वाला। देखें जी बाकिर ने कितना कमाया ऑन यकम फरवरी 2021। बाकिर अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 52 लाख ऑन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। भाई ये तो सेपरेट ब्लॉक है ना फिर। चलो इतना तो आप लोगों को माशाल्लाह पता लगने लग गया ना। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जी 5200। टोटल करें इसका 5200 ही कर लें, इसको लेस करें देखो 52 ना खेली जा रहे हैं। टैक्सेबल इनकम 0। शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने का कोई फायदा नहीं होना आप, लेकिन कर लेते हैं। शेयर फ्रॉम, मुझे भी कुछ दे दो। अच्छा 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 अच्छा, तेरे लिए 4200, तेरे लिए 6300, मेरे लिए 4200। एड शेयर फ्रॉम एओपी। यार वो सर के लिए ना नया व्हाइट बोर्ड ऑर्डर करो, क्योंकि अभी जो है ना वो उम्र का न्यूमेरिकल रहता है। टैक्सेबल इनकम फॉर
रेट पर्पस। अच्छा, मैंने यहां पे आपको एक मशवरा दिया था, पहले इतना नोट कर लें। नॉट फेयर। तो सेपरेट ब्लॉक इनकम को ऐड करके हमने क्या कर दिया, लेस, और ये इसके टैक्सेबल इनकम निकल आई 0। लेकिन ऐड शेयर फ्रॉम एओपी किया तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस निकल आई। हाँ ठीक है, 10 नंबर का न्यूमेरिकल है। आगे चलें। 18 मिनट बहुत है, 18 मिनट बंदा 15 मिनट में करके फारग हो जाता है, तो फारग हुआ पड़ा होता नीचे। अच्छा जी, अब मुझे इसका टैक्स बताएं। मैंने एक क्लास में कहा था यहां लिख लें नो नीड। चैप्टर 4 में जाके अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, अपनी सलाहियतों को सेव फॉर द रेनी डे। तो टैक्स लायबिलिटी अब निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि होगा क्या, 4200 पे आप टैक्स निकालेंगे इधर, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, ज्यादा वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम मल्टीप्लाइड बाय कम वाली इनकम चपेड़। तो एक्चुअल टैक्स कितना है, 0। एक्चुअल टैक्स तो 0 ही आना है ना। वैसे बल्कि कैलकुलेटर पकड़ के देख लें, नो नीड डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 नो नीड तो नहीं आएगा जवाब, जवाब नो नीड आ रहा है। देखिए, नो नीड डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, और कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह 5200 इसको काटा हुआ है, तो इसने टैक्स तो देना ना इस पे, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज हाइब्रिड में उठा दें, सोतों को जगा दें। शुक्रिया, जागते रहना भाइयों, सोते रहना। 1 जनवरी 2018 को खरीदा है और 1 फरवरी 2021 को बेचा है। अब छोटे को लगा दें होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने पे, और आप जरा इस्तराहत फरमाएं। छोटे चैप्टर 10 कार्ड छोड़े। वैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बोलना होता, थियोरेटिकल लाइफ में हम बोल रहे हैं। चपेड़ ऊपर है, नीचे नीचे नीचे। हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी। अच्छा जी, 1 जुलाई 24 के बाद खरीदी है या 1 जुलाई 24 से पहले खरीदी है? 1 जुलाई 24 से पहले खरीदी है। क्या ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? तो इसको बोलें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। ओके, आई रियली अप्रिशिएट यू। 1 जनवरी 18 से गिने, 1 जनवरी ओनली, 1 जनवरी वी, 1 जनवरी 21, 3 साल और 1 महीने, 3 साल और 1 महीने, 5%। जी, पेबल टू गवर्नमेंट। जी माय डियर, नजर आ रहे? आप किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? मिस्टर उमर। चलें जी, मिस्टर उमर, ओ टेप लगी हुई है। चलें, जिसने तस्वीर खींचनी है खींच ले।
हम वर्किंग नंबर 1 मिटा रहे हैं। चलें छोड़े पर इस पे कर लेते हैं। मिस्टर उमर, वर्किंग नंबर कोई भी नहीं, वर्किंग नंबर बोल रहे हैं, मेरे भी पीछे लाके दीवानों को दीवाना बनाना बड़ा आसान है। मिस्टर उमर, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ये 2000, इनकम फ्रॉम बाउले, बाउले बोले बाउली, कितनी बाउली? 2500, 2500। टैक्सेबल इनकम बाउले 2500। एट शेयर फ्रॉम एओपी बाउले, बाउले ये 6 देखा कितना टेढ़ापन है इसमें, इसको जाके वहां सीधा करें। 6300। Why are you doing correct in your sir? We are solving numerical and you are doing correct. अच्छा जी, now what is please if it hurts you let it. Taxable income for हाइब्रिड में ना जाने दें, खुदा के लिए इनको फ्यूचर को सिक्योर करें। टैक्सेबल इनकम फॉर 8 पर्पस बोले जी, शुक्रिया, कोई मसला नहीं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, मैं तो वैसे ही कह रहा। टैक्सेबल इनकम फॉर 8 पर्पस ज्यादा था, 8800, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 8800। माशाल्लाह, great, माशाल्लाह, man, great. So the balance sheet, the equity and the इसको कहते हैं तरा काटना। अच्छा जी, इस साथ वाले पे चढ़ गया था एकदम ये डर के यार इन्हों पढ़ ले यार। टैक्स 16 प्लस 45% ऑफ जी 3050। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 3050 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब खुदा के लिए मुझे क्यों बना रहे हो पिंक पैंथर? अच्छा 3050 एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, देखिए अगर कामकाज को लॉसेस ना आते और बाकी रसद ये ना करते तो आप ये कहां से सीखते सब कुछ। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा, एक्चुअल टैक्स 30 तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। 866। अब आखिरी लाइन में खड़े होकर फिजिकल वाले से तस्वीर खींच सकते हैं, व्हाइट बोर्ड और ये इस दोनों की इकट्ठी तस्वीर खींच लें ताकि पूरा न्यूमेरिकल आपके मोबाइल के अंदर उतर जाए। दिल में तो पता नहीं उतरे नहीं उतरे। We have a lot of things for you like this, so you should keep coming. 86। अच्छा माय डियर मैं कहता हूं कुछ लोग मुतवज्जे नहीं होते, इसकी क्या वजह है? उनको गाजर का हलवा। अच्छा चलें जी, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है हमारी। अब कैमरा उधर कर दो, पूरा व्यू में ले लो। अब ये हाइब्रिड वाले तस्वीर खींच रहे हैं। ज्यादा वाली इनकम पे कम वाली इनकम
ओके चलें जी आगे। पाइजन को हाइब्रिड में भेज दें, पाइजन को हाइब्रिड में भेज दें, इन दोनों का दिल चाह रहा। अच्छा ये साथ वाला बोलता रहता है, इसको इसकी टेंशन ना लिया करें आप लोग, बस चुप कर जाया करें। अच्छा भाई इधर देखें, एक बात, ये जो लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ लॉसेस पड़ी थी, ये पढ़ें जरा, पेज नंबर 265, सेक्शन 59A, इधर भी लिख लें सेक्शन 59A के आगे, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर, अब आप किस पेज पे आ गए हैं जिन्होंने किताबें बंद कर ली हैं? पेज 265। अच्छा, लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और कितने है? इन केस ऑफ एन एओपी, लॉस ऑफ एओपी शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एओपी। देखें इधर, इन केस ऑफ एन एओपी द लॉस ऑफ AOP shall be set off against the income of AOP। फील करें या कराऊं? कर रहे हैं। AOP का लॉस AOP की अपनी इनकम में से अगले साल माइनस होगा। आप पार्टनर ऑफ AOP कैनॉट सेट ऑफ, ये साई की तरफ देखें, आप पार्टनर कौन? साई की तरफ, a partner of AOP, a partner of cannot set off the, जोर किस पे? किसका? अगेंस्ट a partner of AOP, cannot set off the loss of, ये AOP के यहां से भी देख लेना, ये 11,000 पार्टनर्स की इनकम में माइनस नहीं हुआ, इसने खुद गुल खिलाए हैं तो अगले साल खुद ही इनको कवर करे, जिसने गुल खिलाए हैं वो कवर करे। साथ वाले बातें करें, सारी बातें कर लें आज भाई, जितनी बातें रह गई हैं उतनी कर लें। अब आप आज निकालें चैप्टर 15, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चैप्टर 15, उसके थ्योरी के होमवर्क में जो सवाल आपके साथ वाले ने करके आने हैं, आप लोगों को तो इंशाल्लाह टेंशन ही नहीं, मुझे आपके साथ वाले की बहुत टेंशन होती है आजकल, ये ना बहुत ज्यादा इसकी टेंशन हो रही है मुझे साथ वाले की, क्योंकि आप लोग इसकी टेंशन नहीं कर रहे। जी समीउल्लाह, कैसे आना हुआ? अच्छा माय डियर, आपने जाना है घर में, ठीक है, आपने बता दिया, वरना हमने तो नहीं जाना था। माय डियर, आपने घर में जाना है, क्वेश्चन नंबर 33 करना है पास पेपर का, ये होमवर्क में मिल जाएगा, जरा नजर मार ले बस इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 33 करना है माय डियर। उसके बाद आपने, ओए होए, कल तो कमाल क्लास हुई थी, कल का पार्ट भी मैं घर जाके इतना खुश हो रहा था कि शायद घर वाले भी पता नहीं हैरान हो गए कि क्यों इतनी खुशी क्या हो रही है, किस बात की हो रही है। इसके बाद आपने जो है वो करना है, कल सारे ही फारग कर दिए थे हमने सवाल,